सो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मैथमेटिकल टूल्स। अब इस टॉपिक का मतलब पहले समझो। फिज़िक्स में हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिनमें थोड़े हाई स्टैंडर्ड के मैथमेटिकल एप्लीकेशंस या इक्वेशंस चाहिए होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग कुछ ऐसे टूल्स पढ़ेंगे जिसके वजह से हम न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाए, और अगर ये टूल्स हमें नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे फिज़िक्स में। जैसे कि द नेम स्टेट्स मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड टूल्स, द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट विल बी यूजिंग इन फिज़िक्स। The first topic in mathematical tools that we are going to cover is functions. Functions क्या होता है? पहला टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स का हमारा पहला टॉपिक फंक्शंस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक वॉल्यूम का एग्जांपल लेता हूँ जहाँ मैं लिखता हूँ v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर स्क्वायर। सबको पता है v वॉल्यूम होता है और r रेडियस होता है। तो जब भी मुझे रेडियस पता होगा तो मुझे वॉल्यूम इजीली पता चल जाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये जो वॉल्यूम है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन क्या रेडियस डिपेंडेंट है? नहीं, रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 10, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू कैरी कर सकता है। और तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैंने ये क्यों बताया? जब भी मैंने कहा कि वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस, आई मीन टू से दैट द volume is a function of r. Volume is a function of r. इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा फंक्शन क्लियर। मतलब अगर हमें r पता है तो वॉल्यूम आ जाएगा। r अगर 2 पुट करूँ तो वॉल्यूम v इक्वल टू 4/3 पाई 2 का स्क्वायर, तो वॉल्यूम आ जाएगा। इट मीन्स कोई भी वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है दूसरे वेरिएबल पे, तो ऐसा रिलेशन जहाँ भी इस्टेब्लिश होता है तो हम कहते हैं वो एक फंक्शन है। और इस फंक्शन को जो डिनोट करते हैं वो होता है वी आर, दैट इज़ वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ आर। सो मैं बोल सकता हूँ function is a rule of relationship between two variables in which one variable is independent and other is dependent. I repeat once again, function is a rule of relationship between two variables in which one variable is independent and the other variable is dependent. तो अगर मैं y और x के टर्म में फंक्शन लिखूँ नॉर्मली, तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x अगर कहीं पे है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट टर्म है, ये इंडिपेंडेंट है। और ये क्या होगा? y डिपेंडेंट है पूरी f ऑफ x पे। क्यों? जैसे जैसे मैं x चेंज करूँगा वैसे वैसे y भी चेंज होता जाएगा। समझ में आया बात यहाँ तक? ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तो और इजीली समझ में आ गई ये चीज़। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है।
अब मैं इस पे आपको बोल रहा हूँ फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो. व्हाट डिड आई टेल? फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो. तो ये कैसे होगा? एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब होता है जब भी फंक्शन वैल्यू फाइंड करता है विद डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, मतलब x इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इसका अगर मैं सोल्यूशन लिखने जाऊँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वाई, और फंक्शन वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर ज़ीरो है, मतलब मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो. आंसर ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ फाइंड एफ ऑफ वन, कुछ नहीं करना है, x के जगह वन पुट करना है, दैट इज y इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, दैट इज वन. सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ फाइंड एफ ऑफ माइनस टू, कुछ नहीं करना है, y का जो वैल्यू था वो एक्स स्क्वायर है, मतलब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस टू का मतलब हो गया माइनस टू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4. तो कुछ नहीं करना है, फंक्शन में नॉर्मली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. अब दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं. अगर एग्जांपल्स में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर दूँ, फंक्शन अभी भी सेम है, फंक्शन अभी भी मैंने क्या कहा? सेम है, और मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन अभी भी है. मैंने कहा फाइंड एफ ऑफ टू. अब यहाँ पे समझना बात, इसका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ टू, ध्यान से समझना. इसका मतलब होगा एफ ऑफ टू का मतलब मैंने ऊपर ही बताया था, एफ ऑफ टू मतलब एक्स में हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टू का स्क्वायर है. तो ये क्या बन गया? ये बना एफ ऑफ 4. अब एफ ऑफ 4 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स वाले जगह में, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 4 मतलब 4 का स्क्वायर, दैट इज 16. वैसे ही अगर मेरे पास 3 रहता, 4 रहता, तो मैं पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करता एंड दैट वुड डेफिनेटली गिव माई फंक्शन वैल्यू, और आई कैन से द आउटपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन. कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है y, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब होता है कि y एक आउटपुट है और x एक इनपुट है. इसका मतलब समझ लो, जितना x को वैल्यू देंगे उतना y बढ़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाता हूँ क्या है. एक चॉकलेट बॉक्स है, चॉकलेट बॉक्स आपने देखा होगा जिस पे हम कॉइन्स डालते हैं और चॉकलेट निकलता है. तो क्या हुआ, जितना कॉइन मैंने दिया उतना ही तो चॉकलेट निकलेगा, जितना कॉइन मैंने दिया उतना ही चॉकलेट निकलेगा, मतलब ये y है और ये एफ ऑफ एक्स है. समझ में आया बात? ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फंक्शन पे. पहला क्वेश्चन है, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, यह एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, मुझे फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ टू फाइंड करना है मुझे.
कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। हमेशा बोला जब भी फंक्शन वैल्यू फाइंड करना था एफ ऑफ 1 मतलब x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर मुझे एफ ऑफ 2 फाइंड करना है तो इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ 2 मतलब x का जगह 2, दैट इज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 बाई 3। है बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करता है फंक्शन पे। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x, यह क्वेश्चन है। और हमें फाइंड करना है f ऑफ find f of x, find f of x। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखो f of x का क्या मतलब है। f of x का सबको पता है कि ये वैल्यू है, तो मतलब f of x का वैल्यू का मतलब हो गया x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x हो गया। अब मैंने क्या बोला था, फंक्शन ऑफ x मतलब x की जगह ये पुट होगा, तो मैं पहला स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट होगा ये वैल्यू, मतलब x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x प्लस 4, डिनोमिनेटर में आएगा 4 माइनस x की जगह क्या होगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x। समझ में आया बात? डिवाइडेड बाई 4 माइनस x हो गया वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। इसको, तो y इज इक्वल्स टू ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या 4 माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स दैट इज 16 माइनस 4x, नीचे आ जाएगा 4 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस एक्स दैट इज 16 माइनस 4x माइनस x माइनस 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स हो गया कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x प्लस 4 प्लस 16 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 16 माइनस 4x माइनस x माइनस 4। फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको तो यह जाएगा y इज इक्वल्स टू x एंड माइनस 4x माइनस 3x, 16 प्लस 4 इज 20, दैट इज 20 माइनस 3x, और नीचे बचेगा 16 माइनस 4 इज 12 माइनस 5x। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। ओके, तो ये होगा इसका फंक्शन वैल्यू। अब जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। हेडिंग है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, नॉर्मली देखना है। डेप्थ में हम मैथ्स में पढ़ते हैं, हम पे फिज़िक्स का जो ज़रूरत है बस उतना देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जनरल फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स रेज टू द पावर n प्लस सी टू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस सो ऑन, जनरल टर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो जब भी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ n इक्वल्स टू 3 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब प्लस सी टू एक्स 3 प्लस 1 4, और ऐसे सो ऑन। n का वैल्यू जब 3 रहता है तो हम कहते हैं ये एक क्यूबिक
फंक्शन है, एंड जब 3 आएगा तो हम कहेंगे ये एक क्यूबिक फंक्शन है। जब n इक्वल्स टू 2 होगा तो हम कहेंगे ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और सिमिलरली जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो ये हम कहेंगे ये एक लीनियर फंक्शन है। व्हाट विल से इट्स अ लीनियर फंक्शन ओवर हियर। फाइन, ओके। So till now we have seen in terms of constants, what if I have a function in terms of y is equals to f of x is equals to sin x, cos x, tan x। जब भी इस टर्म्स में फंक्शन हो, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में फंक्शन हो, तो हम कहते हैं ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आया बात? ओके, आगे बढ़ता है। और कभी भी फंक्शन अगर इस टर्म में है y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x, पावर वाले टर्म में है, इनफैक्ट e टू द पावर x है या पाई टू द पावर x है, तो हम कहते हैं ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगला हेडिंग है लॉगरिथमिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लॉग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है फिजिक्स में, तो ध्यान से समझना। लॉगरिथमिक फंक्शन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसा पहले बोला, जितना हमारा यूज़ है फिजिक्स के लिए उतना ही पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शंस सबको पता होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है? जो भी फंक्शन इस टर्म के होता है, मतलब e रेज़ टू द पावर x वाले टर्म होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल का जो इन्वर्स होता है वो होता है लॉग। कंफर्म बात है, दिमाग से उड़ गया होगा सबका? मैंने क्या बोला अभी? मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट इट, द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लॉग फंक्शन। अगेन आई एम टेलिंग, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। समझो बात को दिमाग से। इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल बोला मैंने, e टू द पावर समथिंग है, ठीक है। इसका इन्वर्स करूँ मैं तो पावर तो भैया नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा बात समझा रहा हूँ। अगर कहीं पे भी 5 स्क्वायर है 25 होता है। अगर मुझे इसको लॉग के टर्म में लिखना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये अपोजिट हो जाएगा इस वे में, लॉग टू द बेस 5 25 इज इक्वल्स टू 2। कुछ नहीं समझ में आया? ओके, मैं समझाता हूँ अभी। तो मैंने अभी क्या बताया था, ध्यान से समझना। मैंने बताया था e की पावर x का इन्वर्स है लॉग फंक्शन। तो इसको कंपेयर करो ना, e की पावर x समथिंग y आ रहा है, तो जब भी लॉग में लिखोगे तो लॉग ये जो है, जो पावर से रेज्ड है, ये आ जाएगा नीचे, जो इसका वैल्यू आ रहा है ये आ जाएगा यहाँ पे, और जिससे रेज किया गया है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो ये होता है इन्वर्स का मतलब, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो पावर से रेज्ड है वो आएगा लॉग के बेस में, जो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आ रहा था वो आएगा लॉग के साथ, और इक्वल्स टू जो पावर था वो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125, तो क्या होगा लॉग में? तो ये हो जाएगा लॉग, मैंने क्या बोला था, जो इधर आ रहा है ये आएगा इधर, जो बेस पावर से रेज्ड है वो आएगा इधर, और जो पावर है वो आएगा इधर।
समझ में आया बात? वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 तो क्या आएगा? मैंने अभी बताया लॉग पावर से जो रेज्ड है वो आएगा बेस में, जो पावर का वैल्यू आ रहा है वो आएगा यहाँ पे, और जो पावर से रेज्ड है वो आएगा यहाँ पे। समझ में आया बात? सिमिलरली अगर मैंने लिखा 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.1 तो क्या आएगा? सब ट्राई करेंगे। लॉग जो पावर से रेज्ड है वो आएगा इधर, पावर का जो वैल्यू आएगा वो इधर, और ये आएगा इधर। तो ये जनरलाइजेशन है इसका, अगर मैं बोलूँ तो। समझ में आया बात? ओके, आगे बढ़ता। लॉग का बेसिक जो बेस होता है वो होता है log 10। ध्यान रखना, जब भी log 10 वाले फॉर्म में होगा तो ये log नॉर्मली जो log लिख रहे थे वो होगा, और जब भी log e होगा, e बेस होगा उसका, तो ln लिखते हैं उसको लिखते हैं ln। ये चीज़ याद रखना, नॉर्मल है, नेमिंग कन्वेंशन है, कोई टेक्निक नहीं है इसमें, नेमिंग कन्वेंशन है। log e होगा तो ln होगा, और log 10 वाला बेस है तो नॉर्मली log लिखना। आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ log। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ logarithm। प्रॉपर्टीज ऑफ logarithm। इसमें पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है log टू द बेस 10 1 इज ऑलवेज 0। मतलब log 1 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। और ध्यान रखना, log के साथ अगर कभी भी बेस नहीं दिया हुआ है इट मीन्स बेस 10 होता है। आई रिपीट वंस अगेन, इफ देयर इज नो बेस given for the logarithmic function, it means that the base is 10 in that case. Next property is log ln1, that is log, अभी बताया था मैंने, e होगा बेस, ln1 का वैल्यू भी 0 होता है। मैंने बोला था दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी यूज इज log x plus y, sorry, third property that we use is log x into y, that will be log x plus log y। बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है log x रेज़ टू द पावर n है। कुछ नहीं करना है, ये n है इधर चला जाएगा, बस ये होगा, इट मीन्स ये हो जाएगा n log x। फिफ्थ प्रॉपर्टी है log x बाई y। सिमिलर सा बात है, कॉमन सेंस है, x इंटू वाई था तो ऐड किया था, अब डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज log x माइनस log y। आई होप इट्स क्लियर। अगला जो टॉपिक है जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं फिज़िक्स में वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, होता है ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से समझना बात को, ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करते हैं एक टर्म एंगल। मेजरमेंट होता है, यूनिट होता है एंगल, एंगल यूज़ करते हैं जो कि होता है यूनिट। और इसको मेज़र करते हैं हम दो वेज में, या तो मैं बोल दूंगा ये डिग्री में हो, या तो मैं बोल दूंगा ये रेडियंस में हो। क्या बोलूँगा? या तो बोलूँगा ये डिग्री में हो, या तो मैं बोलूँगा ये रेडियंस में हो। ठीक है,
अब ध्यान से समझना बात। ये 360 डिग्री का सर्कल है। अगर कभी भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज चले, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में रहे, इस डायरेक्शन में, तो होता है जो एंगल है वो पॉजिटिव कहलाता है। अगर घड़ी वाले डायरेक्शन में चले, दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, तो थीटा जो होता है वो होता है नेगेटिव। ध्यान में रखना बात। क्या बोला मैंने? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो होता है नेगेटिव। समझ में आया बात? अब इसमें कुछ, अब ध्यान से समझो। यहाँ से यहाँ आया मैं तो कहता था इसको कि ये 90 डिग्री है। फिर यहाँ से यहाँ आया मैं तो मैं बोलूँगा इसको ये 180 डिग्री है। यहाँ से यहाँ आया है मैं तो मैं बोलूँगा ये 270 डिग्री है। और मैं यहाँ से यहाँ आया तो मैं बोलूँगा ये वापस से 360 डिग्री है। तो मैं कैसे आ रहा था अभी तक तो मैं यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर मैं यहाँ से यहाँ आया। ठीक है। अब अगर यही चीज़ मैं रिपीटेशन में घूमता, अपोजिट घूमता, तो क्या होता? तो सारा कुछ तो मैं बोल सकता था ये 0 हो जाता। रिपीटेशन में अपोजिट हो जाता है, ये हो जाता -270, ये हो जाता -180 हो जाता, ये हो जाता क्या? -90 डिग्री। ये अगर मैं ये इधर से घूम रहा हूँ, अगर मैं इधर से घूमता तो मेरे पास ये वैल्यू आता। नॉर्मली घूम रहा था तो ये आ रहा था, और अगर मैं अपोजिट घूमने लगता तो मेरे पास ये वैल्यूज आते। कोई सर्कल है, नॉर्मली मान लो एक सर्कल है ऐसा, ये एक पर्टिकुलर आर्क काट रहा है एक एंगल थीटा पे, और ये रेडियस है r, ये पॉइंट q है, ये पॉइंट p है, ये ओरिजिन है o। तो जब भी किसी भी सर्कल का अगर मुझे आर्क लेंथ चाहिए होगा, उसका वैल्यू होता है रेडियस इनटू एंगल। क्या वैल्यू होगा उसका? रेडियस इनटू एंगल। मतलब मैं बोल सकता हूँ r थीटा, ये वैल्यू होगा मेरे सर्कल का आर्क लेंथ का। आया बात समझ में? ओके। और अगर मुझे एंगल ही चाहिए होगा, अगर मुझे सिर्फ थीटा चाहिए, तो नॉर्मल सा बात है, मैथ्स लगा लो, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, वैसा का वैसा हो गया। डिवाइड क्या हो जाएगा? किससे? रेडियस से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा थीटा का वैल्यू। अब मैंने बोला डिग्री में तो मेजर होता ही है ट्रिग्नोमेट्री। अब लेकिन रेडियन भी तो एक यूनिट है जिसमें मेजर करता है। रेडियन इज ऑल्सो एन यूनिट। तो अगर कहीं पे भी 360 डिग्री लिखा हुआ दिख जाए, उसका मतलब होता है 2 पाई। मतलब पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्रीज। ये होता है 2 पाई रेडियंस में, और 180 है तो अभी मैंने बताया पाई का मतलब होता है 180, मतलब पाई रेडियंस। कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा कैसे कन्वर्ट होता है।
अच्छा, तो अभी तक तो ये समझ में आ गया। अब अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है जो डायरेक्ट नहीं हो तो क्या करोगे? जैसे मान लो मैंने बोला 120 डिग्री, तो क्या करोगे? तो ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा था, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पाई रेडियंस। तो इसका मतलब है रेडियंस को, डिग्री को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है। तो अगर 120 का अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 120। 0 से हो गया 0 कैंसिल, 2 6 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 3 3 टाइम्स, हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियंस। आया बात समझ में? ओके। सिमिलरली अगर दूसरा क्वेश्चन है 210 को कन्वर्ट करना है मुझे, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस करना है पाई बाई 180 इंटू 210। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 पाई बाई 6 रेडियंस। अब सॉल्व तो कर ही लोगे। ओके, तो ये था जब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, और अगर रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अगर मुझे रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, अपोजिट हो जाएगा, कॉमन सेंस, अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको, तो आ जाएगा हमारा डिग्री। देख लो कैसे होगा। जैसे मान लो अगर 6 पाई रेडियंस है, मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, कुछ नहीं करेंगे तो 6 पाई इंटू 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई गया ख़त्म, ये आ जाएगा 1080 डिग्री। सिमिलर। ओके, आगे चलता है। अगला हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंड। अगला हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंड। दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं। अगर मैं कहीं पे लिखूं साइन 30 डिग्री और मैं लिखूं साइन 240 डिग्री, ये तो इजीली सब फाइंड कर लेंगे, साइन 30 1/2। लेकिन इसको फाइंड करने में लोगों को प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कास्ट रूल। जो रूल कहते हैं इसको बोलते हैं कास्ट रूल। कास्ट क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स होता है, राइट। और मैंने पहले बोल रखा है ये होता है क्या, 0 और 360। ये होता है क्या 270 या -90। ये होता है 90 और ये होता है 180। अब कास्ट CAST लिखना स्टार्ट करो, फोर्थ क्वाड्रेंट से, फोर्थ क्वाड्रेंट से ऐसे लिखो CAS, ये होगा T। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ।
इसका मतलब क्या है? सी जहाँ पे भी आ रहा है, सी जहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब होता है कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक। इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज लाई करेंगे वो होंगे पॉजिटिव। ए का मतलब होता है ऑल, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज होंगे पॉजिटिव। एस का मतलब होगा साइन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो होगा पॉजिटिव। टेन, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो होगा पॉजिटिव। समझ आया बात? अब जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो क्या होता है? जनरलाइजेशन अगर हम करते हैं तो वो होता है साइन n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा, n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। वो क्वाड्रेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है। सिमिलरली कॉस के लिए भी सेम आएगा, कॉस n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ऑफ थीटा। वैसे ही टेन के लिए भी आएगा, टेन n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन थीटा। फाइन। ये क्या है? ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये जनरलाइजेशन है किसी भी हायर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए। दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म। अब देखते इसको यूज कैसे करना है, कैसे फाइंड होगा। तो क्वेश्चन करता है फाइंड नंबर 1 साइन 210 डिग्री। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। 210, सोचो क्या होगा, n इंटू 180, 180 कितना टाइम्स प्लस थीटा। अभी बताया था मैंने जनरल फॉर्म क्या है, साइन n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर मैं 180 में 30 ऐड कर दूँ तो 210 तो होता ही है। तो n तो मैं 1 मान सकता हूँ, 1 इंटू 180 प्लस 30 तो मेरा 210 आ गया। अब जो लास्ट वैल्यू है ना उसको कंसिडर करेंगे। 30 कहाँ लाई कर रहा है? 30 0 to 90 ऑल सारा पॉजिटिव होगा क्या? इसमें 30 कहाँ पे लाई कर रहा है? n साइन कहाँ लाई कर रहा है? ये देखो 210 कहाँ लाई कर रहा है? 210 कहाँ पे लाई कर रहा है? 210 लाई करेगा यहाँ पे। इसमें साइन तो होता है नेगेटिव, तो मतलब मैं लिखूंगा क्या, माइनस साइन लास्ट वाला वैल्यू कंसिडर करते हैं 30, दैट इज इक्वल टू -1/2 होगा इसका वैल्यू। एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे अगर फाइंड करना है tan 240 डिग्रीज, फिर से जनरल सोल्यूशन tan 180 में क्या करेंगे तो 240 आएगा। 180 में अगर 60 ऐड कर दो तो 240 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 1 इंटू 180 प्लस 60। tan 240 कहाँ लाई कर रहा है? tan 240 लाई कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे tan पॉजिटिव है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा tan 60 का, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, दैट इज √3 इज द आंसर। अगला हेडिंग है कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज़। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी है जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर मेरे पास कभी भी साइन n इंटू 90 क्या 180 प्लस माइनस थीटा है तो वो हमेशा हो जाएगा, साइन तो अकॉर्डिंग टू कास्ट रूल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस थीटा में। ये कंडीशन तब होगा जब ये जो n है वो ऑड होगा, n होगा ऑड। सिमिलरली कॉस के लिए भी है, कॉस n अगर ऑड है इंटू 90
प्लस माइनस थीटा है, तो यहाँ पे तो वही आएगा, साइन कास्ट रूल के अकॉर्डिंग आएगा, और जो ये होगा ये हो जाएगा साइन थीटा, ये चेंज हो जाएगा। जब भी n ऑड है इट मीन्स कि अगर n ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंजेस, ये बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फिर होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये प्रॉपर्टीज याद रखना है। फिफ्थ है, अगर हमारे पास कभी भी साइन a प्लस बी है तो वो होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सिक्स्थ है, अगर मेरे पास सिमिलरली साइन a माइनस बी है तो वो होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे पास कहीं पे भी एग्जाम्पल है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्रीज। अगर मेरे पास है एग्जाम्पल फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्रीज, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 75 को साइन a प्लस बी के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकता हूँ मैं साइन a प्लस बी के फॉर्म में। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन a प्लस बी, दैट इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बाकी सारा वैल्यूज हमें पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी है साइन 2a, अगर कहीं पे लिखा होगा उसका मतलब होता है 2 साइन a कॉस a। एट्थ प्रॉपर्टी है साइन a प्लस बी का तो बात कर लिया, तो कॉस वाले में भी बात कर लेते हैं। कॉस a प्लस बी कहीं पे है तो उसका मतलब होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। नाइन्थ प्रॉपर्टी है कॉस a माइनस b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। सॉल्व वैसे ही करेंगे फॉर्म को बना के। 10th प्रॉपर्टी है कॉस 2a, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको हम 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 भी लिखते हैं। 11th प्रॉपर्टी है कॉस 2a ही है, इसका एक और फॉर्म है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इससे ही डिराइव होके 2 प्रॉपर्टीज आए हैं, इम्पॉर्टेंट है, यूज़ होता है क्वेश्चंस में। अगर कहीं पे डायरेक्टली कॉस स्क्वायर a फाइंड करना है तो 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, और साइन स्क्वायर a फाइंड करना है तो वो होता है 1 माइनस कॉस 2a बाई 2।
इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास कहीं क्वेश्चन है, फाइंड साइन स्क्वायर 22.5। अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर ये कैसे फाइंड होगा, बहुत ईजी है। मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 22.5 हो जाएगा कॉस 45/2। कॉस 45 सबको पता है क्या होता है, 1/√2। तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज साइन रूल। अगला हेडिंग है साइन रूल। एक ट्राइंगल है, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है गामा, ये एंगल है अल्फा। इसका साइड्स है ए, बी एंड सी। साइन रूल कहता है ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई साइन गामा। This is sine rule. Sine rule states that length of any side is proportional to sine of opposite to 8। ठीक है, यह स्टेटमेंट है साइन रूल का। लेंथ ऑफ कोई भी साइड ले लो वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द साइन ऑफ अपोजिट साइड। मतलब अगर मैं ए के लिए निकालूँ तो क्या आ जाएगा, ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। दूसरा रूल होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल होता है जहाँ पे ये सिर्फ थीटा हो जाएगा। कॉस रूल में ये साइड है ए, ये है सी, ये है बी, ये थीटा है। कॉस रूल में होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये होता है कॉस रूल। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसा, जहाँ पे ये 60 डिग्रीज है, ये 4 है, ये 3 है। मुझे फाइंड करना है ये साइड सी क्या है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का वैल्यू 60 है। तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा ये वाला साइड। ठीक है, अगला हेडिंग है स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कोई भी स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, यह क्वाड्रेंट है और ऐसा कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है मेरे पास। तो ये जो y, ये जो डिस्टेंस है, ये जो y पे जो लेंथ है मैं बोलूँ, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। बोलते हैं इंटरसेप्ट। बेसिकली बोला जाता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट होता है ये। और जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, वो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पे ये जो m होता है ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप, ये c होता है, ये होता है इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब ग्रेडियंट। ये जो थीटा बन रहा है ये क्या होगा, ये होगा स्लोप। स्लोप का वैल्यू हम लोग
टेन थीटा से भी डिनोट करते हैं. टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप. फाइन. सो अगर कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे ये बोला गया, ये लाइन है मेरे पास, ये लाइन है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्रीज है, ये 2 है, मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है. तो मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होता है नॉर्मल. तो y इज इक्वल टू m स्लोप दैट इज व्हाट 1045 इज स्लोप, x प्लस c इज व्हाट 2, मतलब 1045 का वैल्यू होता है 1, y इज इक्वल टू x प्लस 2. ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन. समझ आया बात. अब ये लाइन तो नॉर्मली ऐसा था, और अगर मेरे पास लाइन ऐसा रहता तो, लाइन अगर ऐसा रहता मेरे पास, तो जहाँ पे ये 60 होता, ये 3 होता, कुछ नहीं. तो ये जो आता, ये आता y इज इक्वल टू 1060, लेकिन ये जो √3 आएगा वो आएगा -3 में. √3 आएगा कंफर्म -3 में नहीं, यही चेक कर रहा था मैं. ये आएगा पॉजिटिव में, क्यों? क्योंकि ये ऑल क्वाड्रेंट में, लेकिन जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव में. और हमारा आंसर आ गया इस इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए.